प्रिय बच्चों, नवम प्रश्न पत्र उपन्यास जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमने कथा को केंद्र में पहुंच गए हैं और दलित विमर्श की चेतना प्रारंभ हो चुकी है। लेखक बरला गांव छोड़ देता है, वहां से निकल जाता है और वह देहरादून जाकर के पढ़ना चाहता है। यहाँ उसने जो विरोध किया, जो मन में एक चेतना उसके जागृत हुई और जिस पीड़ा के दंश को उसने ताउम्र के लिए झेला, अब वह उससे बहुत दूर हो जाना चाहता है। तो उसके आगे की कथा हम पढ़ते हैं और साथ ही जसवीर, सुरजन, मामा, स्वयं लेखक ब्रजपाल सिंह, प्रिंसिपल त्यागी और राम सिंह जैसे चरित्रों का जो चित्रण इसमें सामने आएगा वह आपको देखना है। जाने से पहले लेखक एक बार अपने मन का विरोध, अपने मन का आक्रोश, अपने मन की घृणा जो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है, जो उसकी अस्पृश्यता के दंश को और गहरा करती है, उसके प्रति अपने प्रतिक्रिया देता है और एक घटना और घटित होती है। देखिए, एक रोज़ जब हम दोनों काफ़ी तंग हो गए तो वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए ओम दत्त त्यागी का एक व्यक्ति चित्र अंग्रेजी में लिख डाला। राम सिंह और मैंने मिलकर यह तैयार किया था। शीर्षक था अ प्रोफाइल ऑफ यानी के। व्यक्ति चित्र लिख लेने के बाद जब उससे पढ़ना शुरू किया तो हंस हंस कर हमारे बुरे हाल थे। इस हंसी में और भी कई साथी शामिल हो गए थे। पूरे कॉलेज में इस व्यक्ति चित्र की चर्चा होने लगी। जिसे देखो वही इसे दोहरा रहा है। इसी बीच एक हादसा हो गया था। ओम दत्त त्यागी का पीरियड था। राम सिंह, मैं और सुखन सिंह पहली पंक्ति में बीच की डेस्क पर बैठते थे। ओम दत्त ने आते ही राम सिंह से अंग्रेजी गद्य की पाठ्य पुस्तक मांगी। उसने सहज भाव से वह पुस्तक उन्हें दे दी। पुस्तक में एक कागज पर लिखा वह व्यक्ति चित्र था। राम सिंह को यह ध्यान नहीं था कि कागज उस किताब में रखा है। यह सब अचानक हुआ था। जैसे ही ओम दत्त ने पुस्तक के पन्ने पलटे, वह कागज़ नीचे गिर गया। कागज़ नीचे गिरते हम सभी ने देखा, राम सिंह का चेहरा तो फक्क पड़ गया था। कागज़ ओम दत्त ने उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसने किताब मेज पर पटकी थी गुस्से में और राम सिंह को ऐसे घूरा जैसे इसी वक्त कच्चा चबा जाएगा। हस्तलेख राम सिंह का था, इसीलिए ओम दत्त का पूरा गुस्सा राम सिंह पर था। उसने राम सिंह को स्टाफ रूम में आने को कहा। स्टाफ रूम में घुसते ही लात घुसों से राम सिंह का स्वागत हुआ। फिर मुर्गा बनाकर छड़ी से पीटा। हार कर प्रिंसिपल के कमरे में ले जाकर शिकायत की। वहाँ भी खूब जलील किया था राम सिंह को। प्रिंसिपल ने मौखिक चेतावनी देकर राम सिंह को छोड़ दिया था। इस घटना के बाद भी ओम दत्त को जब भी मौका मिला वह राम सिंह को अपमानित करने की कोशिश करता था। राम सिंह का हौसला कमाल का था। स्टाफ रूम में इतना पिट कर आने पर भी वह हंस रहा था। उसकी इस हंसी में पूरी कक्षा शामिल थी, लेकिन मैं भयभीत था। मुझे पिटने से डर लगता था। उन दिनों मैं सहमा सहमा सा रहता था। उन्हीं दिनों नरेंद्र कुमार त्यागी नए नए लेक्चरर नियुक्त हुए थे। गणित में मास्टर डिग्री लेकर आए थे। देखने में मासूम, मृदुभाषी और बेहद शालीन। नरेंद्र कुमार त्यागी 11वीं और 12वीं कक्षाओं को गणित पढ़ाते थे। मार्च अप्रैल 1965 के दिन थे। वे कक्षा में थे। गर्मी शुरू हो चुकी थी। उन्हें प्यास लगी थी। उनके ठीक सामने की सीट पर मैं बैठा था। मुझे संबोधित करके उन्होंने कहा, मटके से एक गिलास पानी लेकर आओ। प्रिंसिपल के कार्यालय के पास बरामदे में 2 बड़े बड़े मटके रखे होते थे ठंडे पानी के। जैसे ही नरेंद्र त्यागी ने मुझे पानी लाने के लिए कहा, कक्षा में फुसफुसाहट होने लगी। मैं उठकर चल दिया, लेकिन बरामदे से ही वापस लौट आया। मैंने उनसे कहा, मास्टर साहब, मैं तो उन मटकों को छू भी नहीं सकता, किसी और को भेज दीजिए। मास्टर साहब ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैंने सहज भाव से कहा, मेरी जाति चूहड़ा है। वे फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखने लगा। उसे इस तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर मैंने कहा, इसके बावजूद आप कहते हैं तो मैं लेकर आता हूँ। वह जैसे नींद से जागा, नहीं नहीं बैठ जाओ, और स्वयं ही पानी पीने चला गया। मुझे लगा, गणित में मास्टर की डिग्री लेकर भी यह मास्टर कितना बौना है, जिसमें इतना साहस भी नहीं है कि मेरे हाथ से पानी पी सके। मुझे चंद्रपाल और श्रवण कुमार की याद आई थी। पढ़ाई में कमज़ोर थे लेकिन बेहतर इंसान, प्यारे दोस्त, जिनमें जाति का डर ही नहीं था। अस्पृश्यता के ये दंश मुझे छलनी कर देते थे। ये अंश रेखांकित करिए, व्याख्या के लिए है। वही जाति विभेद, वही दलित विमर्श और वही
असमानता की भावना। ब्रजपाल सिंह अभी भी रसायन शास्त्र पढ़ाता था, उसके प्रति मेरे मन में आदर भावना नहीं रह गई थी, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि मैंने उनका अनादर किया हो। रसायन शास्त्र पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। 11वीं की वार्षिक परीक्षा में भी मुझे अच्छे अंक मिले थे, लेकिन 12वीं में जाते जाते ही मैंने महसूस किया कि जब मैं रसायन प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के लिए जाता हूँ, ब्रजपाल किसी न किसी बहाने मुझे बाहर कर देता है या किसी काम से कहीं भेज देता है। इंटर का यह मेरा अंतिम वर्ष था, बोर्ड की परीक्षाएं थी, भविष्य इसी परीक्षा के परिणाम पर टिका था। कई महीने जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। एक रोज़ उसने मुझे सभी के सामने अपमानित भी किया था और प्रयोगशाला से बाहर कर दिया था। मैंने पूछा भी था मेरी गलती क्या है, कोई नुकसान हुआ है मुझसे, लेकिन ब्रजपाल सुनने को तैयार नहीं था। देखिए छोटे छोटे वाक्य हैं, भाषा की कसावट देखिए। चरित्र चित्रण के बाद हम आते हैं भाषा शैली पर। वाक्य विन्यास देखिए, गति देखिए और प्रवाह देखिए। भाषा के ये 4 अंग होते हैं और लेखक ने इन चारों का इस कदर इस उपन्यास में पालन किया है कि उपन्यास का प्रभाव बहुत तीव्र गति से जाता है। एक ही विमर्श होने के बावजूद, पुनरावृत्ति होने के बावजूद, हर घटना के अंत के बावजूद भी इसमें हमें एक नयापन, एक किस्सागोई, एक कहानीपन का एहसास होता है जो इस उपन्यास के कथानक को और भी मजबूत और ठोस बनाता है। मैंने राम सिंह से बात की तो उसे प्रिंसिपल से मिलने की सलाह दी। प्रिंसिपल यशवीर त्यागी ने मेरी बात पूरे इत्मीनान से सुनी। अनुशासन के लिए छात्रों में उनकी दहशत थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वे मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, ब्रजपाल सिंह से बात करके समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 12वीं कक्षा में मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाया था। पूरे वर्ष बोर्ड की परीक्षा में मेरा मात्र प्रैक्टिकल ही खराब नहीं हुआ, बल्कि मौखिक साक्षात्कार में भी मुझे कम अंक मिले थे, जबकि मैंने परीक्षक के सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए थे। जब परिणाम घोषित हुआ मैं 12वीं में फेल था। देखिए जाति विभेद का दुष्परिणाम कहाँ तक निकला कि उसके कैरियर पर आन बढ़ी और वह फेल हो गया। फेल होने के बाद परिवार में भी मायूसी छा जाती है। उसका मन, उसका व्यक्तित्व, उसका आगे का भविष्य सब कुछ असमंजस में पड़ जाता है, अनिश्चित हो जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा विवश होकर के लाचार हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। एक गहरे अंधकार में वह डूब जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह आगे क्या करे। उन्हीं दिनों माया की शादी तय हो गई थी। काम की व्यस्तताओं में मैं अपनी दुश्चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल गया था। भविष्य की अनिश्चितता मुँह बाहे खड़ी थी। ब्रजपाल के षड्यंत्र ने मुझे तोड़ दिया था। उन दिनों जसबीर सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में नौकरी कर रहा था, मामा के साथ रहता था। सुरजन की शादी हो चुकी थी। मैंने जसबीर के सामने अपनी व्यथा कही तो वे बोले चल छोड़, मार गोली इस गांव को, देहरादून दाखिला लेना, वहीं पढ़ना, डीएवी कॉलेज में भर्ती करवा दूंगा, तो फिक्र क्यों करे है, इस साल नहीं तो अगले साल पास हो जाओगी। मेरी हताशा को जैसे संबल मिल गया था। जसबीर ने अपने खास लहजे में मुझे हौसला दिया था, ले यह भी कोई बात हुई, फिक्र क्यों करे हैं, मैं हूँ ना। बड़ी से बड़ी समस्या को इस वाक्य से जसबीर मिनट भर में धाराशायी कर देता था। अजीब हौसला था उसमें, वह कभी निराश नहीं होता था। पिताजी ने भी देहरादून जाने की मुझे इजाज़त दे दी थी। जिस दिन मैंने देहरादून जाने के लिए घर छोड़, पिताजी ने भावुक होकर कहा था, बेटे तू एक गरीब चूहड़े का बेटा है, इसे हमेशा याद रखिए। माया को ससुराल के लिए विदा करते ही मैं सुरजन के साथ देहरादून आ गया था। उस वक्त मेरे पास एक पुरानी कमीज़ और पट्टे का एक पाजामा था, बस यही संपत्ति थी मेरे पास। किराए के अलावा पिताजी ने एक भी पैसा नहीं दिया था। देते कहाँ से, माया की शादी भी कर्ज के पैसों से की थी, जिसे उतारने में जसबीर की सारी तनख्वाह चली जाती थी। महीने भर का गुजारा भी ठीक से नहीं होता था। आर्थिक समस्या से भी जूझता है, तंगी के हालात हैं। देहरादून के लिए बस में बैठते हुए मन उदास था। लग रहा था जैसे बरला हमेशा के लिए छूट रहा है। कड़वी यादों ने मन कसैला कर दिया था। यह कसैलापन अभी भी मन के किसी कोने में पसरा बैठा है, जो मौका मिलते ही अपना रंग और स्वाद दिखा देता है। मामा इंद्रेश नगर में रहते थे। सहारनपुर चौक के पास खदरी मोहल्ले के साथ एक गंदा नाला बहता है, उसके पार इंद्रेश नगर बसा हुआ है। इस घने मोहल्ले को जटिया मोहल्ला कहा जाता था। बाद में इसका नाम इंद्रेश नगर पड़ा था। मामा और जसबीर एक ही कमरे में रहते थे। सुरजन उन दिनों अपनी ससुराल में रहता था। दोपहर को थोड़ी देर के लिए तथा शाम को वह अपने पिताजी से मिलने बिना नागा किए आता था। देखिए यहाँ पर सभी चरित्रों के
खास विशेषताएं सामने आती है। कोई निराश होता है, कोई जूझता है, कोई हौसला देता है, पिता भी अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं। तो इस उपन्यास के इन अंशों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ये बनता है कि चरित्र चित्रण कीजिए। उपन्यास के किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण आपके प्रश्न आ सकता है। तो आपको एक प्रश्न गृह कार्य के लिए करना है कि जसबीर, सुरजन, मामा, ब्रजपाल सिंह, राम सिंह, प्रिंसिपल त्यागी, किसी का भी चरित्र चित्रण कीजिए, या कोई 2 पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, या उपन्यास के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस दृष्टि से ये आपको गृह कार्य में करना है। शेष आगे कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे।